नमस्कार मित्रों, मैं अंजलि कुमारी स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल साहित्य शिक्षांजलि में। आज मैं कक्षा 10 की जो पाठ्य पुस्तक है गोधुली भाग 2 उसमें 20 के दांत जो चैप्टर हैं उसका प्रश्नोत्तर करवाऊंगी। और 20 के दांत का जो है संपूर्ण पाठ मैं पढ़ा चुकी हूँ अपने चैनल पे, तो आप यहाँ पर विजिट कर देख सकते हैं। तो चलिए चलते हैं प्रश्नों की संख्या की तरफ। प्रश्न संख्या 1 है, कहानी के शीर्षक की सार्थकता स्पष्ट कीजिए। तो ये जो कहानी है इसमें कहानीकार ने अमीरों की तथाकथित मर्यादा पर व्यंग किया है। इस कहानी में व्यंग किया गया है। इसमें गरीबों पर अमीरों के शोषण एवं अत्याचार पर प्रकाश डाला गया है। 20 के दांत शीर्षक कहानी महल और झोपड़ी की लड़ाई की कहानी है। इस लड़ाई में महल की जीत में भी हार दिखाई गई है। हम लोग कहानी को पढ़े हैं और कहानी में मदन द्वारा पीटे जाने पर खोखा के जो दांत टूट जाते हैं, सेन साहब का बेटा खोखा है उसके दांत टूट जाते हैं। वह अमीरों की प्रदर्शन प्रियता और गरीबों पर उनके अत्याचार का प्रतीक है। मदन अमीरों की प्रदर्शन प्रियता और गरीबों पर उनके अत्याचार के विरुद्ध एक चेतावनी है। सशक्त विद्रोह करता है मदन, यही इस कहानी का लक्ष्य है। अतः निसंदेह कहा जा सकता है कि 20 के दांत इस दृष्टि से बड़ा ही सार्थक शीर्षक है। अमीरों के 20 के दांत तोड़कर मदन ने जिस उत्साह, ओज और आग का परिचय दिया है वह समाज के जाने कितने गिरधर लालों के लिए गर्वोल्लास की बात है। इसमें लेखक द्वारा दिया गया संदेश मार्मिक बन पड़ा है। प्रश्न संख्या 2 है, सेन साहब के परिवार में बच्चों के पालन पोषण में किए जा रहे लिंग आधारित भेदभाव का अपने शब्दों में वर्णन कीजिए। यहाँ जो उनके परिवार में भेदभाव था उनको बताने के लिए कहा जा रहा है। तो सेन साहब के परिवार में उनकी 5 लड़की थी, सीमा, रजनी, आलो, शेफाली, आरती और सबसे छोटा लड़का था कासू बाबू। प्यार से उसे लोग खोखा कहते थे। सेन साहब के परिवार में 5 लड़कियों के ऊपर काफी अनुशासन था। लड़का सबसे छोटा था और उसका बहुत बाद में था। इस कारण से लड़के के प्रति जो था मोह होना स्वाभाविक था। लड़के के ऊपर अनुशासन का बंधन बहुत ढीला था। प्रश्न संख्या 3 है, खोखा किन मामलों में अपवाद था। तो सेन साहब एक अमीर आदमी थे। अभी हाल में उन्होंने एक नई कार खरीदी थी। वे किसी को गाड़ी के पास फटकने नहीं देते थे। कहीं पर एक धब्बा दिख जाए तो क्लीनर और सोफर पर सामत आ जाती थी, सोफर पर बरस पड़ते थे। उनके लड़कियों से मोटर की चमक दमक का कोई खास खतरा नहीं था। उसकी लड़की जो थी वह बहुत शासन में रहती थी, इसीलिए उससे उसको कोई खतरा नहीं था। लेकिन उसी परिवार में उनका जो खोखा था, बेटा था, सबसे छोटा लड़का था, वह बुढ़ापे की आंखों का तारा था, बहुत बाद में हुआ था। इसीलिए मिसेस सेन ने उसे काफी छूट दे दी थी। सेन साहब की जो पत्नी थी वो अपने बेटे को छूट दे रखी थी। दरअसल बात यह थी कि खोखा का आविर्भाव तब हुआ था जब उसकी कोई उम्मीद दोनों को काफी नहीं रह गई थी। खोखा जीवन के नियम का जैसे अपवाद था और इसीलिए यह भी स्वाभाविक था कि वह घर के नियमों का भी अपवाद था। इसीलिए मोटर को कोई खतरा था तो केवल खोखा से ही। घर में मोटर संबंधी नियम हो या अन्य मामले, उसके लिए सिद्धांत बदल दिए जाते थे। खोखा के लिए अलग सिद्धांत और लड़कियों के लिए अलग सिद्धांत थे। प्रश्न संख्या 4 है, सेन दंपति खोखा में कैसी संभावनाएं देखते थे और उन संभावनाओं के लिए उन्होंने उनकी कैसी शिक्षा तय की थी। सेन दंपति मिसेस सेन और मिस्टर सेन जो थे वो खोखा में अपने पिता की तरह इंजीनियर बनने की पूरी संभावना देखते थे। सेन साहब इंजीनियर थे, इसीलिए वो अपने बच्चे में भी इंजीनियर बनने की संभावना देखा करते थे। उन्होंने उसके शिक्षा के लिए कारखाने से बढ़ई मिस्त्री घर पर बुलाकर 1-2 घंटे तक उसके साथ कुछ ठोक ठाक किया करे, यह आदेश दे दिया था। इससे क्या होता, तो इससे वो समझते थे कि इससे बच्चे की उंगलियां अभी से औजारों से वाकिफ हो जाएगी। प्रश्न संख्या 5 है, 100 प्रसंग व्याख्या कीजिए। यहाँ व्याख्या करने के लिए कहा जा रहा है। लड़कियां क्या है, कठपुतलियां हैं और उनके माता पिता को इस बात पर गर्व है कि मेरी लड़कियां कठपुतलियां हैं। बहुत से माता पिता ऐसे होते हैं जो कहते हैं कि मैं जो कहती हूँ वही मेरी बच्चियां करती है, तो इस बात पर उन्हें गर्व होता है। तो
तो इसको कह रहा है व्याख्या करने के लिए। ये जो पंक्तियां हैं नलिन बिलोचन शर्मा जी द्वारा लिखित विष के दांत शीर्षक कहानी से ली गई हैं। यह संदर्भ सेन परिवार में पाली पोसी जाने वाली लड़कियों की चारित्रिक विशेषताओं से जुड़ा हुआ है। यहाँ चारित्रिक विशेषता का अर्थ हुआ कि उनकी जो बच्चियां थी वह बहुत अनुशासन में रहा करती थी, जो माँ बाप कहते थे उसी का अनुसरण करती थी। और सेन साहब जो थे वह मध्यम वर्गीय परिवार हैं, जहाँ की जीवन शैली कृत्रिमताओं से भरी हुई है। सेन परिवार में लड़कियों को तहजीब और तमीज के साथ जीना सिखाया जाता है कि लड़कियां कैसे जिए, उनका व्यवहार कैसा हो। शरारत करने की छूट नहीं है, बच्चियां भी शरारत नहीं कर सकती है। क्यों? क्योंकि वह लड़कियां थी, वे स्वच्छंद विचरण नहीं कर सकती, जबकि बच्चा के लिए कोई पाबंदी नहीं है। लड़कियां हैं इसीलिए वह स्वच्छंद विचरण भी नहीं कर सकती। सेन दंपति ने लड़कियों को यह नहीं सिखाया है कि उन्हें क्या करना चाहिए, उन्हें ऐसी तालीम दी गई है कि उन्हें क्या क्या नहीं करना चाहिए। इसकी सीख उन्हें बचपन से ही दे दी गई है। इस प्रकार सेन परिवार में लड़कियों के प्रति दोहरी मानसिकता काम कर रही है। लड़कों के प्रति दूसरी मानसिकता है और लड़कियों के प्रति दूसरी मानसिकता काम कर रही है। जहां लड़कियां अनुशासन, तहजीब और तमीज के बीच जी रही है, वहां खोखा जो है उनका भाई वो स्वतंत्र है। लड़का लड़की के साथ दूहरा व्यवहार विकास परिवार और समाज के लिए घातक है। यह सेन परिवार के लिए ही नहीं, सभी परिवारों के लिए जो लड़की के साथ दूसरा व्यवहार और लड़का के साथ दूसरा व्यवहार जो हो रहा है, यह घातक सिद्ध होता है। अतः लड़का लड़की के बीच नस्लीय भेदभाव न पैदा कर उनमें समानता का विस्तार करना चाहिए। यहाँ लेखक ये चेतावनी दे रहे हैं कि लड़का लड़की के बीच कोई भेदभाव नहीं करना चाहिए। और फिर ख है, खोखा के दुर्ललित स्वभाव के अनुसार ही सेनों ने सिद्धांतों को भी बदल लिया है। खोखा सबका स्वभाव अलग है, इसीलिए उन्होंने अपने सिद्धांत को बदल लिया। इसका कह रहा है व्याख्या करने के लिए। तो प्रस्तुत पंक्तियां जो है हमारी पाठ्य पुस्तक के विष के दांत नामक कहानी से ली गई है। इस कहानी के रचयिता आचार्य नलिन बिलोचन शर्मा जी हैं। इस कहानी को नलिन बिलोचन शर्मा जी ने लिखा है। यह पंक्ति सेन परिवार के लाडले बेटे की जीवन का प्रसंग से संबंधित है। नलिन बिलोचन शर्मा जी ने इन पंक्तियों के माध्यम से यह बताने की कोशिश की है कि सेन परिवार एक मध्यम वर्गीय सफेद पोष परिवार है। यहाँ कृत्रिमता का ही बोलबाला है। नकली जीवन के बीच सारे लोग जीते हैं और जीते हुए नकली जीवन के बीच सेन परिवार अपने बच्चों के प्रति भी दोहरा भाव रखते हैं। सेन परिवार का बेटा शरारती स्वभाव का है, वह बुढ़ापे में पैदा हुआ है, इसी कारण सबका लाडला है। उसके लालन पालन, शिक्षा दीक्षा में कोई पाबंदी या अनुशासन नहीं है। वह इतना उच्छृंखल था कि उसके द्वारा किए गए बुरे कर्मों को भी सेन दंपति विपरीत भाव से देखते थे। वह इतना नटखट स्वभाव का था, इतना बदमाशी करता था कि अगर गलत काम भी कर देता था तो उसको भी सेन दंपति जो थे, मिसेस सेन और मिस्टर सेन, वो विपरीत भाव से देखते थे और उसकी तारीफ कर देते थे। और तारीफ करते थकते नहीं थे दोनों दंपति। सेन दंपति बेटे को इंजीनियर बनाना चाहते थे, इसी कारण ट्रेनिंग भी वैसी ही दिलवा रहे थे। उसे किंडरगार्टन स्कूल की शिक्षा न देकर कारखाने में बढ़ई मिस्त्री के साथ लोहा पीटने, ठोकने आदि से संबंधित काम सिखाया जाता था। बच्चे को पहले किंडरगार्टन स्कूल में भेजा जाता है, लेकिन खोखा को मिस्त्री बढ़ई के साथ लोहा पीटने, ठोकने आदि से संबंधित काम को सिखाया जाता था ताकि वो आगे चल के इंजीनियर बने। इस प्रकार सेन परिवार अपने शरारती बेटे के स्वभाव के अनुरूप ही शिक्षा की व्यवस्था कर दी थी और अपने सिद्धांतों को बदल लिया था। अब गांव में है, ऐसे ही लड़के आगे चलकर गुंडे, चोर और डाकू बनते हैं। ये पंक्तियां सेन साहब बोले थे। अब देखिए इसका व्याख्या करने के लिए कहा जा रहा है। तो प्रस्तुत पंक्तियां जो है हमारी पाठ्य पुस्तक विष के दांत शीर्षक कहानी से ली गई है। इसके जो रचयिता हैं वे नलिन बिलोचन शर्मा जी हैं। इस पंक्ति का प्रसंग गिरधारी लाल के बेटे मदन के साथ जुड़ा हुआ है। अब एक बार की बात है
कि सेन की गाड़ी के पास मदन खड़ा होकर गाड़ी को छू रहा था। बच्चा था तो गाड़ी के पास खड़ा होकर के गाड़ी को छू रहा था। जब शोफर ने उसे ऐसा करने से मना किया तो वह शोफर को मारने दौड़ा, लेकिन गिरधारी लाल की पत्नी ने बेटे को संभाल लिया। शोफर ड्राइवर को कहते हैं। तो फिर गिरधारी लाल की जो पत्नी थी वह अपने बेटे को रोक लिया ड्राइवर को मारने से। अब गाड़ी का जो ड्राइवर था वह मदन को धक्के दे करके नीचे गिरा दिया था, जिससे मदन का घुटना फूट गया था। धक्का लगने से वह गिर गया और उसका घुटना फूट गया। शरारत की चर्चा ड्राइवर ने सेन साहब से की थी। इस बात पर सेन साहब काफी क्रोधित हुए थे और गिरधारी लाल को अपनी फैक्ट्री से बुलाकर डांटते हुए कहा था कि देखो गिरधारी, आजकल मदन बहुत शौक हो गया है, बदमाश हो गया है। मैं तो तुम्हारी भलाई ही चाहता हूँ। गाड़ी गंदा करने से मना करने पर वह ड्राइवर को मारने दौड़ पड़ा था और मेरे सामने भी वह डरने के बदले ड्राइवर की ओर मारने के लिए झपट रहा था। फिर आगे सेन साहब गिरधारी लाल को कहते हैं कि देखो, यह लक्षण अच्छा नहीं है। ऐसे ही लड़के आगे चलकर गुंडे डाकू बनते हैं। गिरधारी लाल तो जी हाँ कहते में लगा हुआ था। ऐसी सीख देते हुए सेन साहब गिरधारी लाल को बच्चे को संभालने और शरारत छोड़ने की सीख देते हुए चले गए। यह प्रसंग जो है उसी वक्त का है। इन पंक्तियों में सेन के चरित्र के दोहरेपन की जो झलक है वह साफ साफ दिखाई देती है कि अपने बच्चे के प्रति वह दूसरी रखते हैं और दूसरे बच्चों के प्रति अलग रखते हैं। एक तरफ अपने अनुशासनहीन बेटे को इंजीनियर बनाने का सपना पालने वाले सेन को उसकी बुराई नजर नहीं आती, वो खोखा की बुराई को नजरअंदाज कर देते हैं। और दूसरी ओर गिरधारी लाल का जो बेटा है, जो उदंडता और शरारत उसका जो है, उसका सेन साहब को दिखाई पड़ती है। अब घाव में है कि हंस काऊ की जमात में शामिल होने के लिए ललक गया। यह जो है पंक्ति यह हमारी पाठ्य पुस्तक विष के दांत नामक कहानी से ली गई है और इसके रचयिता फिर नलिन बिलोचन शर्मा जी हैं। यह जो प्रसंग है उस समय का है जब सेन दंपति का बेटा दूसरे दिन शाम के वक्त बंगले के हाथ में बगल वाली गली में जा निकलता है और वहां धूल में मदन जो है गिरधारी लाल का बेटा, वह आवारागर्द लड़कों के साथ, गली मोहल्लों के बच्चों के साथ, लड़कों के साथ क्या खेल रहा है, लट्टू नचा रहा होता है। लट्टू खोखा अर्थात सेन साहब का बच्चा जो है वह बड़े घर का था, यानी वह हंसों की जमात का था। यहाँ हंसों की जमात का उसे बताया गया है, जबकि मदन और वे लड़के निम्न दलित शोषित थे, वे छोटे परिवार से थे, दलित परिवार से थे। इन्हें काओं से संबंधित किया गया है। इसी सामाजिक भेदभाव के कारण कहा गया है कि हंस काओं की जमात में शामिल होने के लिए ललक गया। कहने का आशय यहाँ पर है कि खोखा जो अमीर सेन परिवार का वंशज है, लाडला है, गरीबों के खेल में शामिल होकर खेलने के लिए ललक गया, किंतु यह संभव न हो सका क्योंकि पहले दिन उसके पिता ने उसे और उसकी मां के साथ पिता को भी प्रताड़ित किया था। अपने अपमान का याद करके उसके पिता ने उसको प्रताड़ित किया। इस अपमान को याद करके छूटते ही खोखा से कहा, अबे भाग जा यहाँ से, बड़ा आया लट्टू खेलने वाला, यहाँ तेरा लट्टू नहीं है, जा जा अपने बाबा की मोटर में खेल। यह किसने कहा था? मदन ने कहा था। प्रश्न संख्या 6 है, सेन साहब के और उनके मित्रों के बीच क्या बातचीत हुई? दोनों मित्र जो दो मित्र बैठे हुए थे उनके बीच क्या बातचीत हुई और पत्रकार मित्र ने उन्हें किस तरह उत्तर दिया? उनके एक मित्र पत्रकार थे, वो उनके यहाँ आए थे तो उन्होंने क्या उत्तर दिया? तो एक दिन की बात है, ड्राइंग रूम में सेन साहब के कुछ दोस्त बैठे गपशप कर रहे थे। उनमें एक साहब जो थे साधारण हैसियत के अखबार नवीस थे और सेन के दूर के रिश्तेदार भी थे, रिलेशन भी था उनसे। साथ में उनका लड़का भी था जो तो खोखा से भी छोटा था। साथ में अपने पिताजी के साथ एक बच्चा आया था, वो खोखा से छोटा था पर बड़ा समझदार था और होनहार मालूम पड़ता था। फिर परिवार के किसी ने बच्चे का हरकत देखा और देखकर उसकी कुछ तारीफ कर दी और उन साहब से पूछा कि बच्चा स्कूल तो जाता ही होगा। इसके बदले पत्रकार कुछ जवाब देते सेन साहब ने शुरू कर दिया,
मैं तो खोखा को इंजीनियर बनाने जा रहा हूँ। पत्रकार महोदय चुप मुस्कुराते रहे और जब उनसे फिर पूछा गया कि अपने बच्चे के विषय में उनका क्या ख्याल है, तब उन्होंने कहा, मैं चाहता हूं कि वह जेंटलमैन जरूर बने और जो भी बने उसका काम है, उसे पूरी आजादी रहेगी। सेन साहब इस उत्तर के जानने के बाद शिष्ट और प्रछन्न व्यंग पर एक क्या रह गए, ऐंठ कर रह गए। उन्हें एक यह जो शब्द था वो उन्हें व्यंग लगा और वो ऐंठ करके रह गए। प्रश्न संख्या 7 है, मदन और ड्राइवर के बीच के विवाद के द्वारा कहानीकार क्या बताना चाहते हैं। तो दोनों के बीच में जब विवाद हुआ है तो कहानीकार ड्राइवर के रूप में सामंती मानसिकता को दिखाना चाहते हैं। मदन एक गरीब का बच्चा है, उसके सिर्फ मोटर को स्पर्श करने पर उसे धकेल दिया गया है, जिस कारण उसे चोट आ गई। और सामंती मानसिकता और एक गरीब के व्यवहार की ओर कहानीकार जो है वह बता रहे हैं। आगे है प्रश्न संख्या 8, कासू और मदन के बीच झगड़े का कारण क्या था। इस प्रसंग के द्वारा लेखक क्या दिखाना चाहते हैं। तो कासू और मदन के बीच झगड़े का कारण था कासू द्वारा मदन से लट्टू मांगना। मदन देने से इनकार करता है कि मैं लट्टू नहीं दूंगा, जा अपने बाबा के मोटर में खेल। तो कासू क्या करता है, कासू मारता है, फिर मदन भी मारता है। लेखक इस प्रसंग के द्वारा दिखाना चाहते हैं कि बच्चे में सामंती मानसिकता का भय नहीं होता। बच्चे नहीं समझते हैं कि हम अमीर हैं हम गरीब हैं, उसमें कोई भेदभाव नहीं होता और भय भी नहीं होता है, चाहे जो हो जाए। चलते हैं प्रश्न संख्या 9 की तरफ। महल और झोपड़ी वालों की लड़ाई में अक्सर महल वाले ही जीतते हैं, पर उसी हालत में जब दूसरे झोपड़ी वाले उनकी मदद अपने ही खिलाफ करते हैं। लेखक के इस कथन को कहानी के एक उदाहरण देकर के पुष्ट करने के लिए कहा जा रहा है, एक उदाहरण के साथ। तो सेन साहब की नई चमकती काली गाड़ी को छूने पर के, अगर सेन साहब की एक चमकती गाड़ी है और काली कलर की है, वो छूने भर के अपराध के लिए मदन न केवल सोफर द्वारा घसीटा जाता है, वह छू देता है तो सोफर उसको घसीटता है, धक्का देता है। और उसके बाद क्या होता है, उसके पिताजी जो होते हैं गिरधर लाल, वो बेरहमी से उसको पीटते हैं। दूसरे दिन खोखा जब मदन की मंडली में लट्टू खेलने चला जाता है तो मदन का स्वाभिमान जो है वह जाग उठता है। वह सोचता है कि अब इसको लट्टू नहीं खेलने देंगे। दोनों की लड़ाई होती है और दोनों की लड़ाई में खोखा और मदन की लड़ाई महल और झोपड़ी की लड़ाई का प्रतीक है। यहाँ लेखक प्रतीकात्मक प्रयोग किए हैं कि मदन जो है, मदन और खोखा दोनों की लड़ाई महल और झोपड़ी वालों की लड़ाई है। इस स्वाभिमान के झगड़ा में झोपड़ी वाले की जीत होती है। प्रश्न संख्या 10 है, रोज रोज अपने बेटे मदन की पिटाई करने वाला गिरधर मदन द्वारा कासू की पिटाई करने पर उसे दंडित करने के बजाय अपनी छाती से क्यों लगा लेता है। अब गिरधर लाल जो था सो थोड़ी भी गलती अगर कर देता था उसका बेटा तो उसको पीट डालता था कि ऐसा क्यों करते हो, हम गरीब लोग हैं, ऐसा मत करो, किसी से मत उलझो। लेकिन गिरधर लाल सेन साहब की फैक्ट्री में एक किरानी था और उनके ही बंगले के अहाते के एक कोने में आउट हाउस में रहता था। सेन साहब द्वारा जब सेन साहब के द्वारा मदन की शिकायत की जाती थी तब गिरधर लाल क्या करता था, मदन की पिटाई कर देता था। गिरधर सेन साहब की हर बात को मानने के लिए विवश हो जाता था, क्योंकि उन्हीं के फैक्ट्री में वह किरानी का काम करता था। लेकिन आगे देखिए कि क्या हुआ। एक दिन जब मदन कासू के अहंकार का जवाब देते हुए उस पर प्रहार करके उसके दांत तोड़ दिए, तब उसके पिता उल्लास और गर्व के साथ उसे शाबाशी देते हैं। एक दिन ऐसा हुआ कि दोनों के बीच झगड़ा हुआ और फिर उसने मार करके उसका दांत तोड़ दिया। तब उसके पिता को क्या हुआ, गर्व मालूम हुआ और उसने सोचा कि जो काम वह स्वयं नहीं कर पाया, अर्थात बुराई का जवाब नहीं दे पाया, वह उसका पुत्र करके दिखा दिया था। इसीलिए वह गौरवान्वित हो गया और मदन जो था शोषण, अत्याचार और अन्याय के विरुद्ध प्रज्वलित प्रतिशोध का प्रतीक है यहाँ पर। और उसके निर्भीकता से प्रभावित होकर, वह निडर जो था उससे प्रभावित होकर के गिरधर लाल ने अपने बच्चे को क्या किया, छाती से लगा लिया। अब प्रश्न संख्या 11 में सेन साहब
मदन, कासू और गिरधर का चरित्र चित्रण करने के लिए कहा जा रहा है। तो ये सेन साहब, मदन, कासू और गिरधर लाल जो हैं वह कहानी के प्रमुख पात्र हैं। नई उन्होंने गाड़ी खरीदी है, इसीलिए गाड़ी छाया से अब दूर रहे, खासकर खोखा खोखी से, मतलब बेटा और बेटी से। सेन साहब में दिखावा बहुत अधिक है, अपने पुत्र के संबंध में बहुत बढ़ा चढ़ाकर बातें करते हैं सेन साहब। अपने बेटे के सामने किसी दूसरे लड़के का प्रशंसा पसंद नहीं करते। अब इस कहानी में सेन साहब का जो चरित्र था उसका चित्रण कर लिए। अब मदन कैसे हैं? सेन साहब का एक कर्मचारी गिरधर है जो उन्हीं के अहाते में रहता है। मदन उसी का लड़का का नाम है। लड़का साहसी और निर्भीक है, बाल सुलभ शरारत भी उसमें विद्यमान है। वह बालक है तो शरारत तो होगी ही। इसी कारण जब कासू उससे झगड़ता है तो मदन भी उसकी भाषा में उसको जवाब दे देता है। अब कासू का देखिए कि कासू का चरित्र चित्रण कैसा है। उसका चरित्र, कासू बाबू सेन साहब का एकमात्र सुपुत्र है। उनके 4 बेटी हैं लेकिन बेटा एक ही है। बहुत लाड़ प्यार के बहुत बिगाड़ दिया है, इतना लाड़ प्यार उसको मिला कि वह बिगड़ गया है, शरारत करने में माहिर हो गया है और कहानी का नायक कासू ही है। बारी बारी से सबका चरित्र चित्रण किए हैं। तो अब गिरधर लाल का देखिए कि गिरधर लाल जो है वो सेन साहब की फैक्ट्री में काम करने वाला एक कर्मचारी है, उन्हीं के अहाते में रहता है। गिरधर बेहद सीधा और सरल कर्मचारी है। यदा कदा इसे सेन साहब का गुस्सा झेलना पड़ता है। वह सरल स्वभाव का है और कभी कभी सेन साहब का गुस्सा झेलना पड़ता है। और गिरधर लाल जो है वह मदन के पिता हैं। प्रश्न संख्या 12 है, आपकी दृष्टि में कहानी का नायक कौन है? तर्कपूर्ण उत्तर देने के लिए यहाँ पर कहा जा रहा है। तो हमारी दृष्टि में 20 के दांत शीर्षक कहानी का नायक मदन है। नायक के संबंध में पुरानी कसौटियां बदल चुकी है। पहले यह धारणा थी कि नायक वही हो सकता है जो उच्च कुलोत्पन्न हो, अर्थात जिसका जन्म अच्छे खानदान में, उच्च कुल में हुआ हो और सुसंस्कृत हो, सुशिक्षित हो, युवा तथा दलित कला प्रेमी हो। लेकिन नायक के संबंध में शर्तें अब मान्य नहीं है। कोई भी पात्र नायक पद का अधिकारी है यदि वह घटनाओं का संचालक है और सारे पात्रों में सर्वाधिक प्रभावशाली है और कथा वस्तु में भी उसका ही महत्व सर्वोपरि है। इस दृष्टि से विचार करने पर यह स्पष्ट या ज्ञात हो जाता है कि इस कहानी का नायक मदन ही है। इसमें मदन का ही चरित्र है जो सबसे अधिक प्रभावशाली है। पूरे कथा वस्तु में इसी के चरित्र का, इसी के स्वभाव का महत्व है। खोखे के 20 के दांत उखाड़ने की महत्वपूर्ण घटना की बात का यही संचालक है। मदन ही इसका संचालक है। अतः निर्विवाद रूप से मदन ही कहानी का नायक है। प्रश्न संख्या 13 है, आरंभ से ही अर्थात शुरू से ही कहानीकार का स्वर जो है वह व्यंग्यपूर्ण है। ऐसे कुछ प्रमाण उपस्थित करने के लिए यहाँ पर कहा जा रहा है। तो लेखक जब कहानी शुरू किए हैं वहीं पर व्यंग्यपूर्ण बातें कही गई है और उसको प्रमाण के रूप में यहाँ लिखने के लिए कहा जा रहा है। तो लेखक कहते हैं कि 5 लड़कियां, सेन साहब की जो 5 लड़कियां थी, तो 5 लड़कियां तो तहजीब और तमीज की जीती जागती मूरत है। अब कैसे? तो जैसे कोयल घोंसले में से कब उड़ जाए और चमक ऐसी कि अपना मुंह देख लो। ये बात जो है व्यंग्यपूर्ण लेखक ने कहा है। अब इस चैप्टर को मैंने पढ़ा दिया है और प्रश्न संख्या यहाँ पे जो 14 है उसमें इस पाठ का सारांश लिखने के लिए कहा जा रहा है। तो जब मैंने चैप्टर को पढ़ा दिया है तो सारांश आप खुद से भी लिख सकते हैं, लेकिन अगर आप लोगों को सारांश की जरूरत हो तो आप कमेंट करें, मैं सारांश भी लिख करके आपको अलग से वीडियो बना करके भेज दूंगी। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।